सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार जी। क्या बात है संगीता जी। नमस्कार हो गया। और बहुत सारे हमारे श्रोताओं के देखिए कमेंट्स भी आ चुके हैं और जो कमेंट्स हैं उनमें बड़ी सारी खुशबू भी है क्योंकि फूलों की तरह हमारे श्रोता भी हैं और इनके जो कमेंट्स हैं वो देखिए आज खुशबू की तरह हैं, बिखर रहे हैं। और मुझे तो लगता है आप भी आज लाल फूल गुलाब का बन के आई हैं, है ना। बिल्कुल एक लाल गुलाब का फूल लग रही है और आपकी जो सुगंध है वो पूरे स्टूडियो में महकी भी है। और बाहर भी जब हम आपको सुन रहे थे तो आपकी आवाज की खुशबू सभी को जो है वो कर रही थी, मदमस्त कर रही थी। हाँ जी जी, ऐसी ही जो खुशबू है वो तारी रहे जीवन में भी और साथ ही साथ जो हम लोग बातें करते हैं, जो चर्चाएं करते हैं उनमें भी एक बड़ी ही भीनी भीनी सी खुशबू होती है और हर दिन अलग अलग फूलों की तरह होती है। हर दिन अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो आज की क्या क्या हम खुशबू लेकर आए हैं, क्या क्या विषय हमारी जो है खुशबू बिखेरेंगे, इनके बारे में हम बता दें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को बिल्कुल सुरक्षित रखें, तब ये खुशबू ही खुशबू होगी। तो प्लास्टिक किस तरह से पर्यावरण पर हावी हो रहा है इस बारे में बात करेंगे, यानी प्लास्टिक और पर्यावरण। हाँ, और इसके अलावा जब हम हंसते हैं बोलते हैं तो हमारी आवाज की, हमारी बातों की, हमारी हंसी की जो खुशबू है वो सामने वाले को भी मदमस्त कर देती है। इसलिए हंसी मजाक और हमारी संवेदनाएं कितनी जरूरी है जीवन में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी हंसी को हम मजाक बना देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम शुद्ध हंसी हंसते हैं, है ना, और स्वच्छ मजाक करते हैं तो वो भी हमारे जीवन में इत्र की तरह ही महकता है जी। और भारतीय विरासत स्थल आज हम जाएंगे महाबलीपुरम। क्या बात है, आज वहां घुमाने ले जाएंगी। अरे वाह। और इत्र की तो खुशबू होगी। हाँ बिल्कुल होगी। तो पहले हम एक गीत के जरिए इत्र की खुशबू बिखेर दें। जी बिल्कुल। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी। तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो।
चाहे टूट जाए, मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए, मेरे दिल से यूं ही खेलो, जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो, किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जाके, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। सलामत रहो। कितनी अच्छी दुआएं हैं ना। हाँ। किसी को हम सलामती की दुआ करते हैं। गीतों में बड़ी तासीर होती है। बिल्कुल, गीतों में तासीर होती है तभी जब संगीता हमारे दिल में भी वो भाव होते हैं। हाँ। जिसने ये गीत लिखा है, सोचिए उनके भाव कितने बड़े रहे होंगे जब उन्होंने किसी को ये गीत लिखा होगा, सौगात दी होगी ना इस गीत की, दुआ दी होगी, है ना। सलामत रहने की दुआ। और वही जरूरी है हमारे जीवन में, इसी प्रकार हंसी मजाक और हमारी संवेदनाएं। अगर हमारे अंदर हंसी मजाक करने की जो क्षमता है वो है, और किसी के दुख को समझने की भावना है, हमारे अंदर संवेदनाएं हैं, तो हम किसी के साथ भी किसी भी तरह से जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन होता क्या है कई बार कि हमारी हंसी मजाक से बात बिगड़ जाती है, किसी सामने वाले की हंसी मजाक सिर्फ मजाक बनकर रह जाती है। हाँ। और हम किसी की संवेदनाओं से खिलवाड़ भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। यानी कि ये दो तरफा भी हो सकता है कि जो हंसी मजाक चल रहा है या फिर जो सामने जो बैठे हैं या जिनसे चल रहा है, तो ये दो तरफा होता है, कभी उनकी तरफ से चलता है, कभी हमारी तरफ से चलता है। तो ये एक सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए इस बात को। और कुछ जैसा कि आपने भी कहा कि संवेदनशील लोग होते हैं, कोई ऐसा भी होता है जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है कि उनकी किसी भी तरह से भावना जो है वो हर्ट ना हो। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं या हम हंसी मजाक करते हैं तो इसमें संवेदनाओं को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, किसी को ठेस न लगे हमारी बातों से, किसी को बुरा न लगे। कई बार क्या होता है कि हमारी तो हंसी मजाक करने की आदत होती है या हम खिलंदर स्वभाव के होते हैं, लेकिन सामने वाला गंभीर होता है या बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, कह सकते हैं। उसे कोई बात आपकी चुभ सकती है, बुरी लग सकती है, तो कई बार ये हंसी जो है मजाक भी बन जाता है। तो कोशिश करें कि सामने वाले से मजाक तभी करें जब तब आप उसकी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हो कि हाँ, ये किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह के इनके विचार है, किस तरह का व्यवहार है, तब जाकर आपको मजाक करनी चाहिए। जी 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 जी, थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कुछ एक रिश्ते होते हैं, देखिए उनमें बड़ा ही हंसी मजाक होता है और बड़ा अच्छा होता है। कह सकते हैं कि मतलब एक छेड़छाड़ वाली जो बात होती है, जैसे अगर बात की जाए देवर भाभी जी की तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं। फिर नंद भाभी का भी बड़ा होता है। हाँ, वो बहुत होता है। तो कुछ एक रिश्ते ऐसे होते हैं। देखिए ये भी हमारे जो कहते हैं ना कि हमारी जो संस्कृति है उसका एक भाग है कि मतलब ये जो रिश्ते हैं इनमें थोड़ी थोड़ी सी जो है वो चुगलबाजी होनी चाहिए, चुटकी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है संगीता, हम देखते हैं कि ननद भाभी के रिश्ते में कड़वाहट भी आ जा रही है। हाँ। जो रिश्ते हमने देखे हैं बरसों बरस कि देवर भाभी की भी चुहलबाजी होती है, खासतौर से होली का जब त्योहार आता है तो जिस तरह से देवर और भाभी होली खेलते हैं, कितनी प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में जो दूरियां आ रही है, रिश्तों में जो खटास आ रही है, वहाँ हम देखते हैं कि देवर भाभी का रिश्ता वो पहले जैसा नहीं रहा, या ननद भाभी के बीच में वो कड़वाहट जो है वो उनके बीच में मजाक या सौहार्द का वातावरण बनाने जैसी स्थिति पैदा ही नहीं करती है। कुछ तो देखिए, कुछ एक मुझे ऐसा लगता है कि इस बात के लिए व्यस्तता भी हो सकती है। हाँ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हंसी मजाक की, तो ये भी कुछ हो सकता है कि कब क्या बात कह दी जाए कि किसी को क्या खराब लग जाए, या हो सकता है कि जो बात है वो अच्छी भी लग जाए। हाँ, और बड़ा फिर मजा भी आए। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि हंसी मजाक का हमें तुरंत गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। मान लीजिए किसी ने मजाक कर भी दी है तो
उसको समझने की हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, इतना प्रेशर, इतना पेशेंस होना चाहिए कि हम समझें कि उसने किस अर्थ में हमसे मजाक किया। तुरंत हम गलत अर्थ लगा के बैठ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, रिश्तों में कड़वाहट ले आते हैं या मौन धारण कर लेते हैं, है ना। ये जो बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए, और किसी बात को, हर बात को खुद से नहीं जोड़ना चाहिए, दिल से नहीं लगा लेना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले ने ये बात मुझे ही कही है। एक जनरल मजाक भी होती है कई बार, और हम खुद से जोड़ लेते हैं उसको कि ये मेरे बारे में कही जा रही है या मुझे इंगित करते हुए कही जा रही है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए जी, और थोड़ी बहुत सावधानियां भी होनी चाहिए, जैसे कि उम्र का भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए। अब बच्चे हैं तो उनसे, उनके जैसे परफॉर्मेंस की बात है या कुछ है, तो वो उस पर भी कभी कोई बात हो जाए तो बड़ी उसको गंभीरता से कोई बच्चे लेते हैं, कोई बच्चे बहुत मजाक में भी लेते हैं। तो जो उम्र है उसका भी एक ख्याल होना चाहिए। अगर हम बड़े बुजुर्गों से बात कर रहे हैं तो उसी तरह की मजाक होनी चाहिए। उन्हें हंसाना तो हमारा फर्ज है कि हम बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ अच्छी मजाक करें ताकि वो भी हंसे, लेकिन ऐसी कोई मजाक नहीं हो जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए, है ना। और एक चीज और है कि आप किसी के रूप रंग या प्रतिष्ठा पर, या आप उसके शारीरिक बनावट पर, या किसी भी तरह की मजाक, हमें व्यक्तिगत जो मजाक है वो नहीं करनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और अब हम क्या करें, गीत सुनवा देते हैं। तो संगीता जी अब एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, ठीक है जी।
तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। जी जी। और पत्रों की तरफ अब चलते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इत्र के बारे में भी लिखा है और कुछ हंसी मजाक के बारे में भी लिखा है और प्लास्टिक के बारे में भी लिखा हुआ है। तो संगीता जी, पहले हम बात करते हैं हमारे श्रोताओं ने जो ये कहा है कि हंसी मजाक कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। हमारे श्रोताओं ने काफी कुछ लिखा है, उनको हम शामिल कर लेते हैं। हाँ। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसी मजाक और संवेदना, कुछ लोग ऐसा मजाक कर लेते हैं जो हमें अंदर से एक टाइम पर सोचने पर मजबूर करता है कि ये क्यों हमारे साथ ऐसा मजाक किया गया। कोई मजाक इतना बुरा लगता है क्यों उसने ऐसा मजाक किया। और मजाक अगर आपको करना ही है तो ऐसा करें कि सामने वाले के चेहरे पर हंसी आए, ना कि सामने वाले को दुख हो और वो उसकी सभ्यताशीलता पर प्रभाव डाले, उसको दुख दे। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, इससे आपके रिश्तों पर भी असर पड़ता है। जी, है ना। हाँ। और वहीं एक श्रोता लिखते भी हैं कि देखिए, हंसी मजाक वैसे तो बहुत जरूरी है, लेकिन हंसी मजाक भी एक लिमिट में होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी। एक लिखते हैं कि तुम सलामत रहो, यही दुआ है मेरी। एक शायर को सुनकर अन्य भाषा भाषी वाह वाह करता है, तो शायर साहब ने आश्चर्य से पूछा, आपको समझ में आ गया? तो बोले, बिल्कुल आया, सुनाए। सब बोले, जी हाँ, जो समझे बताइए क्या है। तो उन्होंने एक हंसी मजाक की है कि तुम सलामत रहो। हाँ। इसको संधि विच्छेद करके श्रोता वहां पर बोलने लगे तो सभी लोग हंसने लगे। हाँ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपके जो सारे विषय हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि हंसी मजाक और संवेदना हमारे जीवन के दो पहलू हैं जो इसे पूरा करते हैं। हंसी मजाक हमें खुशियों का एहसास कराते हैं, तनाव को कम करते हैं और दिलों को जोड़ते हैं। संवेदना हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने की क्षमता पैदा करती है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो रिश्ते मजबूत और जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। जी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसी मजाक और संवेदना हमारे जीवन के दो पहलू हैं जो इसे पूरा करते हैं। हंसी मजाक हमें खुशियों का एहसास कराते हैं, तनाव को कम करते हैं और दिलों को जोड़ते हैं। संवेदना हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने में रखना चाहिए, यह क्षमता पैदा करती है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखती हैं, हम सभी जानते हैं कि हंसी मजाक उड़ाना और हंसी मजाक करना, इसमें बहुत अंतर है। जो बात हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा शारीरिक व्यंग हो या बुद्धि में न्यूनता हो, ऐसे कारण से किसी की हंसी मजाक उड़ाना इंसाफ की बात नहीं है। ईर्ष्या या मत्सर से किसी को बेवजह कोसना, जानबूझकर उसका मजाक उड़ा देना, ये हीन बुद्धि वाली बात होती है। लेकिन जीवन में अक्सर ऐसा ही दिखाई देता है और फिर अनेक संवेदनशील मन मुरझा जाते हैं, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। दोस्त, सहेलियां या परिवार के साथ हल्की फुल्की बातें करते हुए हंसी मजाक कर लेना, हंस लेना, खुश रहना, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए टॉनिक जैसी बात बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। एक श्रोता लिखती है कि हालांकि हंसी मजाक और संवेदनाएं दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। दूसरों के दुखों का मजाक उड़ाना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत गलत है। हमें हंसी मजाक का उपयोग इस तरह से करना चाहिए जो दूसरों को खुश रखे, ना कि उन्हें किसी तरह की चोट पहुंचाए, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसी मजाक वाली बातें, मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए जो हंसाने वाली हो, मनोरंजन करने वाली हो। ये बातें चुटकुले, मजाक या हास्यप्रद कहानियों के रूप में हो सकती हैं। हंसी मजाक तनाव कम करने और खुश रहने का एक शानदार तरीका है। एक और श्रोता ने लिखा है, पढ़ दे? बिल्कुल पढ़िए जी। हंसी मजाक और संवेदना, कुछ लोग ऐसा मजाक कर लेते हैं जो हमें अंदर से एक टाइम पर सोचने को मजबूर करता है कि ये क्यों हमारे साथ ऐसा मजाक किया गया। कोई मजाक इतना बुरा लगता है कि क्यों ही उसने ऐसा किया। तो मजाक अगर आपको करना ही है तो ऐसा मजाक करें कि सामने वाले के चेहरे पर हंसी आए, न कि सामने वाले को दुख हो और वो उसकी सभ्यताशीलता पर प्रभाव डाले, उसको दुख दे। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, इससे आपके रिश्तों पर असर पड़ता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसी मजाक और हमारी संवेदना हमारी जुबान में है। ये हमारे घर सदस्य में, वैसे घर में सदस्य एकल हैं, हमारे पिता मौसी हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हमारे संयुक्त परिवार में दादी नानी भी हंसी की लहर छोड़ देती हैं। तो हमारी दादी जो घाघरा लुंगड़ी पहनती हैं, जो हमेशा पापा के व्यक्तित्व पर फप्तियां कसती हैं कि इसो कर दियो इन्हें, मतलब वो अपने भाषा में बोलती होंगी। तो कोई बात दादी को अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इस तरह की बातें हंसी मजाक में हमारे घर में चलती रहती हैं, लेकिन सबका हित समझ के कुछ बातें इस तरह से भी कह देनी चाहिए। लिखते भी है कि कोई क्रेडिट नहीं देता बात का, तो मंदाकिनी जी आप ही इस बात को कहकर क्रेडिट दे दीजिए। जी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हंसी मजाक वाली बातें, मतलब ऐसी बातें जो हंसाने वाली और मनोरंजन करने वाली हों।
ये बातें अक्सर चुटकुले, मजाक या हास्यप्रद कहानियों के रूप में हो सकती हैं। हंसी मजाक तनाव कम करने और खुश रहने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष जिसमें कोई शारीरिक या मानसिक खामियों के चलते उनका मजाक उड़ाना कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। मस्ती मजाक उड़ाना और हंसी मजाक करने में बचना जरूरी है। हाँ, हमारे हम उम्र या समकक्ष मित्र, परिवार या व्यक्तियों के बीच निर्दोष भाव से मस्ती मजाक कर लेने में कोई बुराई नहीं। खुलकर हंस लेने में शारीरिक मानसिक जो आनंद मिलता है वो एक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक जैसा कार्य करता है। सभी मित्रों के संग हम भी मजाक करना पसंद करते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसी मजाक और हमारी संवेदनाएं एक जटिल संबंध साझा करते हैं। हंसी एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे शारीरिक और मानसिक, संक्षेप में हंसी मजाक एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, साथ ही सामाजिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि मजाक बनाते समय संवेदनशील और जिम्मेदार रहें। स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं जबकि संवेदनाएं हमारी भावनाओं और सहानुभूतियों की क्षमता को दर्शाती हैं। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हंसी मजाक जीवन में बहुत जरूरी है संगीता। हाँ। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए मजाक जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी गीत सुन लिया जाए। हाँ। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटावर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों मैं
कद हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्किया खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में आपसे मिलने आ रही हैं युवा गायिका ज्योतिका टांगड़ी। रियलिटी शो में जाना मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी का एक अच्छे डिसीजंस में से एक डिसीजन था। हर हफ्ते आपको लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आप कब टीवी पर आएंगे और गाएंगे। तो ऐसा कुछ हो गया था जब मैं 2016 में सारेगामापा में आती थी। तो जरूर सुनिए इनसे मिलिए कार्यक्रम गुरुवार 7 अगस्त को शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। तो संगीता जी एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर से जुड़ते हैं। जी। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। जी हाँ, संगीता हाँ, अब एक ऐसी बात जो हमारे श्रोताओं को बहुत मतलब इस वजह से कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनकी तो एक तरह से कहें तो आदत ही पड़ चुकी है। जी जी। तो ये तब तक नहीं संभव है जब तक हम अपने मन से ये न कहें कि नहीं, प्लास्टिक बैग्स तो हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्लास्टिक बैग को करें हम बाय 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 बाय, लेकिन हम नहीं करते हैं इसको बाय बाय, क्योंकि हमारे घर में, हमारी रसोइयों में हर जगह हमें प्लास्टिक बैग मिलते हैं। और जब हम दुकान पर जाते हैं तो देखिए हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। कहते हैं कि भैया ये सामान डालो ना प्लास्टिक बैग में। हम घर से कपड़े का बैग लेकर नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये चीजें जो है कैसे होगा
कि प्लास्टिक और पर्यावरण जो है हमारे लिए दुखदाई न होंगे? क्यों नहीं होगा बताइए, क्योंकि हम प्लास्टिक से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते। हाँ जी बिल्कुल, और कोशिश करें तो फिर क्या नहीं हो सकता। थोड़ी थोड़ी कोशिश जो है वो कामयाब जरूर हो सकती है, तो इस बाबत थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए। और प्लास्टिक जो है उसका जो कहते हैं कि विघटित नहीं होता या फिर उसका पुनःचक्रण या रिसाइकिल नहीं होता, और बहुत सारा जो कचरा है वो इससे कह सकते हैं कि बढ़ जाता है। तो जलाना भी इससे बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि खतरनाक रसायन उससे निकलते हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, तो इसलिए खतरनाक होता है। बिल्कुल। हाँ, पर्यावरण में आगे हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, या हम बहुत सारी जो बीमारियां लेकर नई नई तरह से परेशान घूम रहे हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, तो इसके लिए भी पर्यावरण जो है उसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। खान पान भी जिस हिसाब से हम शुद्ध रखते हैं, ऐसे पर्यावरण भी शुद्ध रखना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, प्लास्टिक बैग को हम ना नहीं कहते हैं, कपड़े के झोले का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम घर में काम कर रहे होते हैं संगीता जी, तो जो सामान होता है उसको भी हम प्लास्टिक की थैली में बांध कर ही फेंकते हैं, और वही हमारे पशु खा लेते हैं, है ना। और जब वो उनसे नहीं खुलता है तो वो उस थैली को ही चबा लेते हैं, और सोचिए उनके लिए कितना खतरनाक हो जाता है। उनके पेट से कितनी थैलियां निकाली जाती हैं। जब किसी गाय का ऑपरेट किया जाता है पेट, तो पता चलता है कि दुनिया भर की थैलियों का मिश्रण उनके पेट से निकलता है। अच्छा, नदियों और समुद्रों में मैंने देखा गया है, क्योंकि इधर भी खाड़ी है, समुद्र है, तो ये पैकेट में बांध बांध करके जो चीजें हैं वो एकदम फेंकी जाती हैं। बल्कि इसका तो मतलब बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो जल के जीव होते हैं हमारे, वो इसको पूरी तरह से निगल जाते हैं। अगर वो तो खोल नहीं पाएंगे। जब हम खोलने की उसको जहमत नहीं करते तो वो कैसे खोलेंगे? हाँ, तो वो निगल जाते हैं। इससे जो समुद्री जीव हैं उनको भी बड़ा खतरा होता है। अब ये सारी मतलब जो जलाशय हैं उनको भी ले लीजिए, या जो भी जल स्रोत हमारे हैं, सबके लिए ये बहुत ही खतरनाक होता है। बिल्कुल सही। और बारिश के मौसम में या तेज हवाओं के समय में प्लास्टिक की जो थैलियां हैं वो उड़कर आ जाती है, क्योंकि हम अपने घरों के बाहर इनको फेंक देते हैं। तो ये उड़कर जो नाली में फंस जाती हैं या गटर इत्यादि में जमा हो जाती हैं, और जल का जो जमाव है वहीं से शुरू होता है, वहीं से मच्छर शुरू होते हैं, और मच्छर जहाँ शुरू होते हैं वहीं मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियां भी पनपने लग जाती हैं। फिर हम कहते हैं मच्छर जो है वो बढ़ गए। कैसे बढ़ गए, ये भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि वो जमा हुए पानी में भी रहेंगे। और अभी जो है वो तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसमें तो ज्यादा खतरा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो कपड़े का जो थैला है वो जो है इको फ्रेंडली होता है, इसलिए उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा अगर हम करते हैं तो बहुत हद तक हम छोटी छोटी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, है ना। और घर में भी बहुत सारा जमा हो जाता है, तो ये कपड़े का थैला है, उसको आप धो करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं तय करके। अब ये प्लास्टिक है तो ये तो कहते हैं ना कि फूलते रहते हैं बलून की तरह, तो इनको रखना जो होता है वो भी बड़ा कष्टकारी होता है। तो जब हम घर में नहीं रख पाते तो पर्यावरण में जो है वो कितना नुकसानदेह होता होगा। देखिए, पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों के पैरों से, उनके पंजों से भी कई बार जो ये उलझ जाता है, और उलझने के साथ ही वो निकाल नहीं पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता है निकालने का। और इसके अलावा जब हम इनको जलाते हैं तो देखिए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसी जलाने से निकलती है, और खास तौर से जब वो श्वास में घुलती है तो न जाने कितनी तरह की बीमारियां हमें घर कर जाती हैं। तो एक व्यापक प्रदूषण होता है जो धरती में ओजोन परत के लिए बहुत ही घातक माना गया है। जी, मिट्टी के लिए भी खतरनाक है, पानी के लिए भी खतरनाक है, और जो पेड़ पौधे उगते हैं या जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं, अगर वो गंदा पानी है या जमा हुआ पानी है, या उससे फिर कहीं से सिंचाई हो रही है, तो उसका भी उल्टा असर, यानी कि कुल मिलाकर के हमारी सेहत पर ही आता है ये। बिल्कुल। और इसी पर हम जो है लापरवाही बरत देते हैं। तरह तरह की जो है फैशनेबल थैलियां लेकर हम बाजार से जब कपड़ा भी लेके आते हैं ना, कोई ड्रेस, तब भी हम जो है प्लास्टिक का ही बैग लेकर आते हैं, कैरी बैग जिसे कहते हैं, हम लेकर आते हैं और बड़े आराम से उसको घर पे सजा के रखते हैं। लेकिन उसके जो नुकसान होने वाले हैं उनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो इस चीज को हमें खुद ही समझना होगा, और प्लास्टिक को अपने दैनिक दिनचर्या से दूर करना बहुत जरूरी है। अभी हम चाय पीते हैं होटल से मंगाकर या किसी होटल पर जाकर, तब भी हम प्लास्टिक की कपों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स पर हम खाना खाते हैं। तो हम ही प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो हम दूसरों को क्यों दोष देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कागज का इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि कागज के जो बैग आते हैं वो भी थोड़े मोटे बने होते हैं, अच्छे होते हैं। और बांस की पहले देखिए डलिया चलती थी जिसमें लोग सामान
चीज लेकर जाते थे। और कपड़े का तो रहता ही है, जूट के बैग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक कामगार लोग जो होते हैं, जो उनको रोजगार का अवसर मिलता है। हाँ, उनको रोजगार का अवसर मिलता है। और ये इसमें जो होती है ना, बड़ी सुंदर सुंदर सी नक्काशी भी होती है। तो जब लेके चलो तो लोग पूछे भाई कहाँ से लाया है, तो उस जगह की जो है वो एक बात सी निकल आती है। और कारीगरों का भी एक कहते हैं ना कि जो ये पुष्ट दर पुष्ट ये उनकी जो कला है वो आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ती है। उनके रोजगार के साधन है, उनकी जीविकोपार्जन होता है उनका इसी उससे। तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सालों साल चलते हैं और नुकसान भी नहीं पहुंचाते। और अर्थ जो होता है वो हमारे देश में ही रह जाता है। जो पैसा होता है वो हमारे देश का पैसा देश में रह जाता है। कि जो स्वदेशी चीजें हैं, जो हम खुद जिसका निर्माण करते हैं, वो हमारे ही लोगों को उसका पैसा मिलता है। हमारे ही अपने लोग हैं जिनका घर चलता है, और वो जो पैसा है वो हमारे ही अपने देश में काम आता है। हाँ, तो बस एक बार सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। और देखते हैं हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो प्लास्टिक को कहते हैं ना, क्या कहते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त हमें क्या सोचना है? हाँ, गीत। बिल्कुल। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हाँ, तो संगीता जी, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। बिल्कुल बुलाता है इस समय। ये जो मौसम है, ये जो खूबसूरत समा है,
हमें बुलाता है जब हम पर्यावरण की कद्र करते हैं, है ना? हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे विचार लिखे हैं, आप कहें तो उन्हें शामिल कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल। जी जी, हमारे श्रोता बहुत लिख रहे हैं विचार और चाहते हैं कि भाई उनके विचारों को भी हम यहाँ पर सम्मान दें। जी। एक श्रोता लिखते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो न केवल जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है जिससे जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनका लिखना ये भी है कि प्लास्टिक पर्यावरण में विघटित नहीं होता, इसलिए ये हवा, जल मार्गों, कृषि भूमि, नदियों और महासागरों में जमा हो जाता है। हालांकि महासागरों में प्लास्टिक के प्रति जागरूकता और चिंता बढ़ी है, लेकिन हाल ही में चिंता अन्य पारिस्थितिक तंत्रों, खाद्य और जल आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के प्रभाव तक फैल गई है। अब शोध से ये पता चलता है कि माइक्रो प्लास्टिक से कम लंबे प्लास्टिक के टुकड़े जो हैं हर प्रणाली में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक परीक्षण किए गए सभी जल स्रोतों, खाद्य पदार्थों, गर्भवती महिलाओं की प्लेसेंटा और मानव मल में माइक्रो या नैनो प्लास्टिक भी पाया जाता है। देखिए, और दिल्ली जो है शहर, मतलब ये प्लास्टिक है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्लास्टिक और एनवायरनमेंट वैश्विक मुद्दा है, हमें धरती को हरी भरी रखना चाहिए। स्विट्जरलैंड में विश्व पृथ्वी डे पर समस्त राष्ट्रपति के शपथ की हम ये शपथ थी कि स्वच्छ और हरी भरी रखेंगे पृथ्वी को। प्लास्टिक को हम प्राणी जगत पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। जब इसकी बनी थैलियां जलाते हैं तो आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड की परत फैल जाती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। और दिल्ली जैसे शहर में जो है बीमारियों से पीड़ित होते हैं लोग, क्योंकि शायद उन्होंने इस वजह से लिखा है क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग भी हैं, तो जो है गाय भी और पशु जो होते हैं वो इनसे खा भी लेते हैं। और जिसे हम कहते हैं ना कि जुगाली करना, तो वो उस तरह से भी होता रहता है, उन्हें दिक्कत होती रहती है। और डस्टबिन हम डस्टबिन में ही डालें जहां तक संभव हो। कैरी बैग का प्रयोग जो है वो इन्होंने लिखा है कैरी बैग का प्रयोग करें, यानी कि कैरी बैग यानी प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, का प्रयोग करें। इस पर मुझे एक गाना याद आता है, हरी भरी वसुंधरा। जी हाँ, हरी भरी तभी रहेगी जब हम जो है कुछ ना कुछ ये प्रण करेंगे कि नहीं, हमें नहीं ले जाना है। और ढूंढेंगे तो घर में मिलेंगे झोले, बैग्स बिल्कुल मिलेंगे। और नहीं तो सिलवा लें, आप खुद भी सिल सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत भी सिलाई जानते हैं तो कपड़ा लेकर थैले सिलवाए जा सकते हैं। मजबूत भी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, धो सकते हैं। तरह तरह के आप फैशनेबल थैले सिलवा सकते हैं, कलरफुल बैग्स बनवा सकते हैं। फूलों से उसमें पहले लोग कढ़ाई भी करते थे। अरे वाह, बिल्कुल, कांच भी लगे होते थे। कई बार मुझे याद है बचपन का वो समय। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्लास्टिक पर्यावरण में पहुंचता है तो ये सूक्ष्म या नैनो प्लास्टिक में विखंडित हो जाता है, जो कृषि, मृदा, स्थलीय और जलीय खाद्य श्रृंखलाओं और जल आपूर्ति के माध्यम से खाद्य श्रृंखलाओं में दूषित होकर जमा हो जाता है। ये पर्यावरणीय प्लास्टिक पर्यावरण में पहले से मौजूद विषाक्त पदार्थों या सांद्रित विषाक्त पदार्थों और रोगजनकों को बाहर निकाल सकता है, जिससे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव संपर्क के लिए पुनः जैव उपलब्ध हो जाते हैं। और अगर हम लोग इस बात का ध्यान रखें तो फिर खुशबू ही खुशबू होगी। और इत्र की बात आज करनी है मंदाकिनी जी, तो अति प्राचीन माना गया है इसे भारतीय परंपरा में, इत्र या अत्तर जिसे कहते हैं या खुशबू कहते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय इसका उल्लेख मिलता है, चरक संहिता और आयुर्वेद ग्रंथों में भी इत्र का उल्लेख मिलता है। वैसे भी खुशबूदार जल से स्नान, केवड़े और चमेली के साथ गुलाब के अर्क से शयन कक्ष और राजप्रसाद को सुगंधित रखने का वर्णन इतिहास में मिलता है। अत्तर शब्द वैसे अगर देखा जाए तो फारसी शब्द इतर से है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बृहन संहिता में वराह मिहिर द्वारा इत्र बनाने की विधि का वर्णन भी मिलता है। और छठी शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत प्राचीन मिस्र से भी मानी जाती है, जो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व माना गया। पुष्पों और खस से सुगंधित चीजों जैसे गजरा, जिसे मेड़ी कहते हैं, या पानी में खस के अन्य भी इत्र डाले जाते हैं। कुछ खास इत्र पौधे जो कुचली हुई जड़ी बूटियों का गुलाब के साथ उपयोग किया जाता है। और फूलों में वो फूलों के जो इत्र हैं वो शीतलता भी हमें प्रदान करते हैं। और इस तरह से जो है फूल से इत्र बनाया जाता है। इसके लिए बहुत अलग अलग चीजें भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जैसे फूल होता है, चंदन है, इसे आसवन प्रक्रिया से बनाया जाता है। और वैसे कालांतर में देखें तो कन्नौज इस व्यवसाय का केंद्र बना है और भारत की इत्र राजधानी भी इसे कहा जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और कन्नौज में इत्र की भट्टियां बताई गई हैं कि वहाँ इत्र की भट्टियां हैं और आवश्यक सुगंधित पदार्थों को एकत्रित करके जैसे कि गुलाब है, गेंदा है, चंदन है, कस्तूरी है, इन सबको मिला के, खस है, इन सबको मिला के तांबे के बर्तन में पानी और गुलाब के फूल डाल दिए जाते हैं। इसके बाद ऊपर से मिट्टी का लेप लगाकर बर्तन के नीचे आग जला दी जाती है। भाप के रूप में ये पानी गुलाब का असुत होकर बूंदों के रूप में एक पाइप की सहायता से एक बर्तन में इकट्ठा होता है और फिर इसे प्रोसेस करके बर्तनों में रखा जाता है। जी जी, तो यानी कि 2 प्रोसेस हो गए। हाँ, डिस्टिलेशन यानी कि जिसे असुत जो आपने कहा वो, और एक हो गया कंडेंसिंग जिसे हम वाष्पीकरण भी कह सकते हैं। तो दोनों तरह से निकाला जाता है। गुलाब का इत्र खास तांबे के बर्तन में ही बनाया जाता है। वैसे कंडेंसिंग विधि से भी इत्र बनाए जाते हैं। 1 क्विंटल जो फूल है उसमें 20 ग्राम इत्र निकलता है मंदाकिनी जी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इत्र की जो है खूब मांग भी होती है। हाँ। खूब महंगे महंगे इत्र मिलते हैं। जब हम ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि इतने महंगे इत्र है ना, और उनकी खुशबू क्या लाजवाब होती है। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी इत्र का व्यापार विदेशों से होता रहा है। 1 किलोग्राम का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 लाख रुपए तक भी होता है। जी, तो इस तरह से अलग अलग विधियां हैं। और वैसे एक बात है कि जितनी थोड़ी सी इत्र, थोड़ा सा भी अगर लगा लिया जाए तो उसकी खुशबू जो है बिल्कुल एक बगीचे की तरह हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक फूल भी अगर किसी को प्यार से दे दिया जाए ना, तो उसकी सुगंध भी जो है करोड़ गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो।
जी संगीता जी, तो फूलों की खुशबू तो आज फैली हुई है। हाँ, महाबलीपुरम चलना है जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल चलना है, और देखिए घूमने की इच्छा तो हमें हो ही रही है। हाँ। और जब आपका साथ हो, यानी फूलों का साथ हो, लाल फूलों जैसा, तो फिर महाबलीपुरम जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जी जी जी। हाँ हाँ, तो महाबलीपुरम जिसे हम मामल्लपुरम भी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है, जो महाबलीपुरम में स्थित 7वीं और 8वीं शताब्दी के जो स्मारक हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर है। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक हैं, और पल्लव साम्राज्य के 2 प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक यहाँ माने जाते हैं, जो उस वक्त के हैं। और शहर का नाम पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम पर रखा गया है, जिन्हें मामल्ला के नाम से भी जाना जाता था। आर्थिक समृद्धि के साथ ये शाही स्मारक जो है, स्मारकों का एक समूह यहाँ स्थल बन गया है, जिसमें से कई जीवित चट्टानों को तराश कर बनाए गए हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी के ये जो हैं वो स्मारक हैं। और रथ के रूप में एक तमिल ग्रंथ में इस स्थान का वर्णन समुद्र पर्वत के रूप में किया गया है, जहाँ जहाज लंगर डाले खड़े रहते हैं और टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे धन, बड़ी सूंड वाले हाथियों और ढेरों 9 प्रकार के रत्नों से लदे होते हैं। और उस वक्त तो जो व्यापार होता था वो होता ही था, तो इस तरह की चीजों को भी दर्शाया गया। जी बिल्कुल सही कहा। और महाभारत में वर्णित घटनाओं की अगर हम बात करें, तो इन घटनाओं को चित्रित करने वाले महाबलीपुरम के मंदिर बड़े पैमाने पर राजा नरसिंह वर्मन और उनके उत्तराधिकारी राज सिंह वर्मन के शासनकाल के दौरान बनाए गए मंडप और या रथ है, या फिर मंदिर के जो रथ के आकार के मंदिर ग्रेनाइट रॉक फेस से बने हुए हैं, जबकि प्रसिद्ध शोर मंदिर जिसे आधी सदी बाद बनाया गया था, तैयार पत्थर से बनाया गया है। जी, और महाबलीपुरम चेन्नई से 56 किलोमीटर दूर है, और मई के समय में यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री लगभग सेल्सियस होता है, और सर्दियों में गर्मियों की तुलना में बहुत कम वर्षा होती है। और साथ ही साथ यहाँ स्मारक भी देखे जा सकते हैं, और 40 प्राचीन स्मारक और जो मंदिर हैं वो हैं, जिनमें गंगा अवतरण और अर्जुन की तपस्या की कहानियां जो हैं वो भी दर्शाई गई हैं। दुनिया में बड़ी खुली हवा में रॉक रिलीफ में ये एक हैरत मंदिर भी है। पत्थर की छतों वाले मंडप विहार, पत्थर से काटे गए मंदिर विशेष रूप से शिव को समर्पित हैं। गुफा मंदिर और मोनोलिथिक मंदिर पल्लव काल के दौरान बनाए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं भी हैं इसमें। बिल्कुल। और गंगा अवतरण या अर्जुन की तपस्या की बात करें तो एक विशाल खुली हवा में चट्टान पर बनी आकृति भी है। पंचरथ 5 अखंड पिरामिड नुमा संरचनाएं, जिनका नाम पांडवों यानी कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और द्रौपदी के नाम पर रखा गया था, और इनमें से प्रत्येक को पत्थर के एक अलग बड़े टुकड़े से तराशा भी गया है। जी जी। और गुफा मंदिर जो है वो भी है यहाँ पर। चट्टानों से काट कर बनाए गए तमाम मंदिर हैं। इनमें वराह, आदि वराह, कृष्ण, महिषासुरमर्दिनी, रामानुज, धर्मराज, कोनेरी, यानी कि अलग अलग टाइप के हैं। इसमें शोर मंदिर जो है उसकी भी बड़ी अपनी खासियत है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक संरचनात्मक मंदिर, जिसे प्रवेश द्वार समुद्र की दिशा में है। तो इस तरह से यहाँ जो खुदाई में संरचनाएं आई हैं वो अलग अलग तरह से हैं। और जैसा कि आपने बताया, इनमें तमाम अलग अलग भी मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर भी है। मलमपुरम या महाबलीपुरम और चेन्नई, चेंगलपट्ट, कांचीपुरम तिरुटानी, हाँ, आदि के बीच यहाँ पर जो है सेवाएं भी चलती हैं। चेन्नई भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पर बसें भी हैं जो सेवाओं में रहती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो महाबलीपुरम चेन्नई से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप चाहें तो इससे हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं या फिर ट्रेन से भी जा सकते हैं। और जी, अब ये गीत सुनते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है संगीता जी, ये गीत वहीं फिल्माया गया था। हाँ, महाबलीपुरम में है ना। तो चलिए श्रोताओं को ये गीत सुनवाते हैं। हाँ। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है।
वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, तुमको मेरी पसंद है समझा के रोक लो तुम, उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल पर नश्तर चला रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है। जी, तो किसी जान का जाना तो थोड़ा सा दुखदाई हो जाता है, लेकिन हमें तो अब जाना पड़ेगा। हाँ, है ना? बिल्कुल। सभी को संगीता श्रीवास्तव और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली